उधर काहिरा में क्या हुआ यह भी सुनिए। मंत्री शमसुद्दीन की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी वह शौच आदि के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शमसुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वह समझता था कि कुबड़ा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाजा खोला तो बड़ी प्रसन्न बदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुलाम की पत्नी होने पर उससे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था कि तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप कुबड़े के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। मंत्री ने कहा, तू क्या बकती है? वह कुबड़ा ही तेरा पति है और वही यहाँ सोया होगा। पुत्री बोली, नहीं पिताजी, कुबड़ा जाए जहन्नम में। मेरा पति तो काली भवों वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला सजीला जवान है। अभी वह शौच आदि के लिए गया है। वही इस कमरे में सोया था, अभी वापस आता होगा। आप स्वयं उसे देखेंगे। मंत्री चक्कर में पड़ा कि यह सजीला जवान कहाँ से आ गया। वह उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं न मिला। हाँ, उसने एक कमरे में यह जरूर देखा कि कुबड़ा गुलाम सर के बल दीवार के सहारे खड़ा है। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? कुबड़ा उसकी आवाज़ पहचान कर भी वैसे ही उल्टा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन आपकी पुत्री का प्रेमी है, तो मुझे दामाद बनाने के लिए क्यों कहा? मंत्री ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है कि ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह होने तक मैं हिल नहीं सकता, वरना जिन मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली मुझे आकर डराने लगी। मैंने उसे भगाया तो वो बड़ी होने लगी और कुछ देर में भैंसा बन गई। उसने बताया कि वो आपकी पुत्री का प्रेमी है। उसने मुझे इस प्रकार खड़ा कर दिया और कहा कि सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो मार डालूंगा। मंत्री यह बेसिर पैर की कहानी सुनकर उब गया। उसने गुलाम को सीधा खड़ा कर दिया। गुलाम सिर पर पाँव रखकर भागा और पीछे निगाह भी नहीं की। वह सीधा राजमहल में गया और बादशाह के पाँव पर गिर पड़ा। बादशाह के पूछने पर उसने रात का अपना सारा अनुभव बताया। बादशाह यह सब सुनकर बहुत हंसा। इधर मंत्री अपनी पुत्री के पास फिर गया और बोला, तुम जिसे अपना पति कहती हो वह तो महल में कहीं नहीं मिला। तुम झूठ बोल रही हो। पुत्री ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह चौकी पर रखे हुए कपड़े और यह पगड़ी देखिए। यह चीज़ें मेरे पति की है। सोने के पहले उसने कपड़े उतार कर यहाँ रख दिए थे। मंत्री ने पगड़ी को देखा और जान गया कि ऐसी पगड़ी मोसील के मंत्रीगण पहना करते हैं। उसने पगड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ गिरी। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक लंबा पत्र था। वह अंतिम पत्र था जो नूरुद्दीन अली ने अपने पुत्र को लिखा था और बदरुद्दीन उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षा पूर्वक रखता था। मंत्री को सिक्कों से भरी एक थैली भी वहाँ मिली, जिसके अंदर इसहाक यहूदी का लिखा हुआ कागज था कि 6000 मुद्राओं में मैंने बदरुद्दीन के जहाज का माल खरीद लिया। शमसुद्दीन यह सब चीज़ें पाकर गश खा गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर वह बोला, बेटी, तुम ठीक ही कहती हो और तुम्हारी प्रसन्नता भी उचित है। तुम्हारा पति तुम्हारा चचेरा भाई है। यह कहकर वह अपने भाई के हाथ के लिखे पत्र को बार बार चूमने और भाई को याद करके रोने लगा। उक्त पत्र में नूरुद्दीन ने सविस्तर लिखा था कि वह कब बसरा पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका पुत्र बदरुद्दीन पैदा हुआ। शमसुद्दीन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नूरुद्दीन का और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी पुत्री और बदरुद्दीन का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। पहले मजाक में कही हुई बातों के ठीक निकलने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत ही पगड़ी और पत्र लेकर बादशाह के सम्मुख गया और सारा हाल विस्तार पूर्वक बताया। बादशाह को भी आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि यह सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिखी जाए। मंत्री ने बदरुद्दीन के आने की 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। फिर उसने काहिरा नगर में उसकी खोज की। बदरुद्दीन कहीं न मिला। इससे मंत्री को अत्यंत दुख हुआ। उसने बदरुद्दीन की सारी चीज़ें सुरक्षापूर्वक संदूक में रखी, बल्कि विवाह के समय प्रयुक्त सारे कमरों को वहाँ की हर चीज़ जैसी कि तैसी रखकर ताला डलवा दिया। मंत्री की पुत्री को कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उसे गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत सुंदर था। उसके नाना ने उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे।
उसका नाम रखा गया अजब। जब अजब 7 वर्ष का हुआ तो शमसुद्दीन ने उसे एक अच्छे मकतब में भेजा, जहां उसने अत्यंत विद्वान गुरुजनों से शिक्षा लेनी आरंभ की। उसके मकतब में जाने के समय भी 2 सेवक उसके साथ रहा करते थे। अजब को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि उसके सभी सहपाठी और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर के थे। इसीलिए वह अक्सर उन्हें मारा पीटा करता था और गालियां देता रहता था। वे इस बात से दुखी हुए और उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरु ने पहले तो उससे कहा कि बड़े घर का लड़का है, उसकी बातें सह लिया करो। लेकिन जब अजब की जातियाँ सीमा से बाहर हो गई और उसने गुरु के समझाने बुझाने पर भी ध्यान न दिया, तो गुरु ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो, जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताए। अजब अपने माता पिता का नाम न बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना छोड़ देगा। लड़कों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मैदान में इकट्ठे होकर कहा कि हम एक नया खेल आरंभ करते हैं, जिसमें हर लड़का अपने माँ बाप का नाम बताएगा। जो न बता सकेगा वो खेल से अलग कर दिया जाएगा। अतएव सभी लड़कों ने एक एक करके अपने माता पिता का नाम बताना शुरू किया। जब अजब की बारी आई तो उसने कहा, मेरा नाम अजब है, मेरी माँ का नाम हसना है और मेरे पिता का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। मेरे पिता मिस्र के बादशाह के मंत्री है। यह सुनकर सब लड़के कह उठे कि तू ये क्या कहता है, तेरे पिता शमसुद्दीन नहीं है? अजब ने उन्हें डपट कर पूछा, क्यों? मेरे पिता शमसुद्दीन मोहम्मद क्यों नहीं है? लड़के ठहाका मारकर हंसे और बोले, शमसुद्दीन तेरा पिता नहीं, तेरी माँ का पिता यानी तेरा नाना है। तू अपने बाप का नाम नहीं बता सका, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। और वे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने जाकर गुरु से कहा कि लड़के ये झूठ कहते हैं कि शमसुद्दीन मेरा पिता नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा वे ठीक कहते हैं, तेरे पिता का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। शमसुद्दीन तो वास्तव में तेरे नाना है। बादशाह ने क्रुद्ध होकर तेरी माँ का विवाह एक गुलाम से करवा दिया था, लेकिन विवाह की रात ही किसी जिन ने गुलाम को भगा दिया और स्वयं तेरी माँ के पास सो रहा। अब तुम सहपाठियों के साथ खेल, उन्हें दुख न दो। अजब ने यह बातें सुनकर रोता रहा। अजब यह बातें सुनकर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और उसने कहा, भगवान के लिए मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है। माँ ने कहा, तुम्हारा बाप शमसुद्दीन है, वो तुम्हें हमेशा प्यार किया करता है। अजब ने कहा, तुम झूठ बोलती हो, शमसुद्दीन मेरा नहीं तुम्हारा बाप है। तुम मुझे मेरे असली पिता का नाम क्यों नहीं बताती? उसकी माँ यह सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे अपने पति की याद आ गई, जो केवल एक रात उसके साथ रहकर न जाने कहाँ लोप हो गया था। इस बीच शमसुद्दीन भी वहां आ गया और बेटी को रोते देखकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बेटी ने रोने का कारण बताया तो वह दुखी हुआ। वह रात भर दुख में निमग्न रहा और सोचता रहा कि कैसे दुर्भाग्य की बात है कि लड़की की बदनामी इस तरह हो रही है। दूसरे दिन मैं दरबार में गया तो रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने सारा हाल बताकर कहा कि अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि लोग कहे कि मेरी बेटी ने जिन से लड़का पैदा किया है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे तो मैं अपने दामाद बदरुद्दीन को सारे बड़े नगरों, विशेषतः बसरा में जाकर तलाश करूं। बादशाह को भी यह सारी बातें जानकर बड़ा दुख हुआ। उसने न केवल मंत्री की छुट्टी मंजूर कर ली, बल्कि हर जगह के बादशाहों के नाम पत्र और अपने हाकिमों के नाम आदेश लिखवाकर शमसुद्दीन को दे दिया। इनमें कहा गया था कि आप मेरे मंत्री शमसुद्दीन के भतीजे और दामाद बदरुद्दीन की खोज में उसकी सहायता करें। जो उस नवयुवक को ढूंढ देगा, मैं उससे बड़ा प्रसन्न होऊंगा और उसका एहसान मानूंगा। शमसुद्दीन ने अपने स्वामी की इस कृपा पर उसका बड़ा एहसान माना और विदा हुआ। शमसुद्दीन अपनी पुत्री और नाती को लेकर काहिरा से रवाना हुआ। 20 दिनों की यात्रा के बाद वह दमिश्क पहुंचा। वहां जाकर उसने नदी के किनारे अपने डेरे खड़े किए और सेवकों को आज्ञा दी कि नगर में जाकर आवश्यक क्रय विक्रय करो। वह खुद बदरुद्दीन को ढूंढने नगर में निकला। अजब भी अपने कुछ सेवकों के साथ नगर की सैर को निकला। नगर में आने पर उसके चारों ओर उसके अनुपम रूप को देखकर लोग जमा हो गए। इससे परेशान होकर अजब बदरुद्दीन की दुकान में घुस गया। बदरुद्दीन को जिस हलवाई ने गोद लिया था उसका देहांत हो चुका था और इस समय उसकी दुकान का मालिक बदरुद्दीन ही था। बदरुद्दीन का नगर निवासी बड़ा मान करते थे, क्योंकि वो मिठाई बहुत अच्छी बनाता था। बदरुद्दीन ने अजब को देखा तो उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा।
वैसे अन्य लोग भी अजब को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, किंतु बदरुद्दीन का तो खून का रिश्ता था, इसीलिए वह प्यार में विवल सा हो गया। उसने अजब से कहा कि आप मेरी दुकान के अंदर बैठे और कुछ भोजन करें। अजब के साथ के सेवकों के हबशी प्रमुख ने कहा कि आप मंत्री पुत्र हैं, आपके लिए इस मामूली दुकान पर बैठकर खाना पीना उचित नहीं है। बदरुद्दीन ने चुपके से कहा कि इस बेहुदा गुलाम की बात न मानिए। साथ ही उसने प्रमुख सेवक की भी खुशामद की और उसकी प्रशंसा में एक गीत गाया, जिसका तात्पर्य यह था कि तुम ऊपर से काले लगते हो, लेकिन तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। उसने हबशी जाति की प्रशंसा में भी गीत गाए और सेवक से कहा कि मैं कवि हूँ, तुम्हारी तारीफ में कसीदा लिखूंगा। हबशी सेवक यह सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने अजब को अंदर ले जाकर बिठा दिया। अब बदरुद्दीन ने कहा कि मेरी दुकान की मलाई सब जगह प्रसिद्ध है। मैंने मलाई जमाने का गुर अपनी माता से सीखा है और उसके और मेरे सिवाय ऐसी मलाई कोई नहीं जमा सकता है। मेरी मलाई दूर दूर जाती है और आप भी इसे खाकर बहुत प्रसन्न होगे। यह कहकर बदरुद्दीन ने कढ़ाई से मलाई निकाली और उसमें अनार का रस और मिश्री डालकर अजब को दी। वह उसे खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शमसुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी मलाई खिलाई, वह भी खाकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन अजब को देखता जाता था और सोचता जाता था कि अगर उस सुंदरी से जिसके पास उसने एक ही रात गुजारी थी कोई पुत्र होता तो शायद ऐसा ही होता। उस सुंदर की याद करके वह रोने लगा। फिर उसने अजब से पूछा कि आप दमिश्क में कैसे आए। अजब जवाब देने ही वाला था कि गुलाम ने कहा कि अब यहाँ नहीं ठहरिए, बहुत देर हो गई है, आपकी माँ आपकी प्रशंसा कर रही होगी। यह सुनकर अजब दुकान से उठकर चल दिया। बदरुद्दीन को उसका अचानक जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी दुकान बंद करके उसके पीछे चलने लगा। जब नगर के द्वार पर पहुंचा तो अजब के सेवकों के सरदार ने बदरुद्दीन से डपट कर पूछा कि तुम हमारा पीछा क्यों लगे आते हो। उसने अजब से भी कहा कि मैंने आपसे इसीलिए दुकान में न जाने को कहा था कि ये लोग मुंह लगाने योग्य नहीं होते। बदरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगा हूँ, मुझे उधर कुछ काम है। अजब ने भी अपने सेवक से कहा कि तुम अपने काम से वह अपने काम से जा रहा है, इसे जाने दो। तुम किसी को कहीं आने जाने से कैसे रोक सकते हो। लेकिन जब अजब अपने खेमे के पास पहुंचा और उसने मुड़कर देखा तो बदरुद्दीन को कुछ पीछे चलते पाया। अब वह डरा कि नाना को मालूम होगा कि मैंने इस हलवाई की मलाई खाई है तो वे नाराज होंगे। उसने घबराहट में एक पत्थर उठाया और खींचकर बदरुद्दीन की ओर फेंका और जल्दी से अपने खेमे में घुस गया। अजब का फेंका हुआ पत्थर बदरुद्दीन के माथे पर लगा और उसका माथा लुलुआन हो गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं तो अपना कामकाज छोड़कर इस लड़के के प्रेम में यहाँ तक आया और उसे मेरा कोई न ख्याल हुआ, बल्कि पत्थर मारकर उसने मुझे घायल कर दिया। उसने अपनी दुकान पर आकर घाव की मरहम पट्टी की और अपने मामूली कामकाज में लग गया। इधर शमसुद्दीन 3 दिन दमिश्क में दामाद को खोजने के बाद कई प्रमुख नगरों में गया। इनमें हलब, नारदीन, मोसल, सरवर आदि शामिल थे। अंत में वह बसरा पहुंचा और वहां के बादशाह से भेंट की। बादशाह ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। शमसुद्दीन ने कहा कि मैं अपने भाई नूरुद्दीन अली के पुत्र बदरुद्दीन हसन को ढूंढने निकला हूँ। आप कुछ उसके बारे में जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। बादशाह ने कहा, नूरुद्दीन मेरा मंत्री था। बहुत दिन हुए उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र बदरुद्दीन भी बाप के मरने के 2 महीने के बाद कहीं गायब हो गया। मैंने उसकी बहुत खोज कराई किंतु उसका कहीं पता नहीं चला, किंतु उसकी माँ यानी हमारे मंत्री की पत्नी अभी तक जीवित है। शमसुद्दीन बादशाह से विदा लेकर अपनी भावज के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन उसने अपनी पुत्री और दौहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। एक नाम पट्टिका पर अपने भाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखकर उसने उसे चुंबन दिया और सेवकों से नूरुद्दीन की विधवा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उसका निवास स्थान यही है, किंतु वह अक्सर अपने पति की कब्र पर पड़ी रहती है। वह अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है, क्योंकि पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। वैसे इस समय वह अपने महल ही में है। सेवकों ने खबर की तो नूरुद्दीन की विधवा आई। उसको शमसुद्दीन ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी पुत्री और दौहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी विधवा अपने पुत्र से मिलने की आशा ही छोड़ बैठी थी।
वह बहू और पोते को देखकर अति प्रसन्न हुई और उससे आशा बंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वो रोने लगी। शमसुद्दीन ने उसे कहा कि यह समय रोने पीटने का नहीं, तुम बादशाह से अनुमति लेकर मेरे साथ मिस्र देश चलो। यह कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। नूरुद्दीन की पत्नी इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य में भी पड़ी और प्रसन्न भी हुई। फिर शमसुद्दीन बादशाह के पास गया और उससे निवेदन किया, मैं अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बादशाह ने खुशी से यह बात मंजूर कर ली और मिस्र के बादशाह के लिए उत्तमोत्तम भेंट की वस्तुएं देकर मिस्र के मंत्री को विदा कर दिया। शमसुद्दीन सारे लोगों को लेकर फिर दमिश्क की ओर चला। इस बाद उसने फिर नगर के बाहर डेरे डाले और अपने सेवकों और गुमाश्तों को व्यापार करने की आज्ञा देकर स्वयं वहां के बादशाह के पास पहुंचा और उसे मिस्र के बादशाह का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर अजब ने जब देखा नाना बहुत देर के लिए गए हैं तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर नगर की सैर करना चाहता हूँ। सेवक अजब की माँ से अनुमति लेकर उसे ले चले। नगर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बदरुद्दीन की दुकान पर पहुंचे। अजब को वास्तव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार ही हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बदरुद्दीन से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। बदरुद्दीन उससे बोला, मालिक आप दुकान के अंदर आ जाए और थोड़ी सी मलाई खाए। मुझे खेद है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए। मैं आपकी बराबर सेवा करता। अजब ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे। तुमने ये वादा किया तो मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा, बल्कि रोज़ाना एक बार आऊँगा। बदरुद्दीन ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा, आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। अजब उसकी दुकान के अंदर बैठ गया। बदरुद्दीन ने उसके तथा उसके सेवकों के आगे मलाई के प्याले रखे। अजब ने बदरुद्दीन को भी अपने पास बिठाया। सब लोग मलाई खाने लगे। अजब बराबर उसे ताकीद कर रहा था कि तुम्हें मुझसे चाहे जितना प्रेम हो, तुम किसी से इसके बारे में न कहना। बदरुद्दीन ने वादा किया कि किसी से यह बात नहीं कहूँगा। वह अजब और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा। खुद उसने कुछ नहीं खाया। अजब जब खा चुका तो बदरुद्दीन ने उसके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया। फिर उसने चीनी के प्याले में शरबत बनाया और उसमें बर्फ डालकर ले आया और अजब से बोला, यह गुलाब का शरबत अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसा शरबत आपको मेरी दुकान के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अजब उसे पीकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वह एक बार ही में घटाघट पी गया। अब अजब और उसका सेवक बदरुद्दीन को धन्यवाद देकर अपने डेरे की ओर चले। अजब अपनी दादी के डेरे में गया। वह उसे गले से लिपटा कर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने दस्तरखान बिछाया और अजब से भी खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में क्या देखा है। अजब उससे बातें तो करता रहा किंतु उसने खाया बिल्कुल नहीं। बुढ़िया ने अजब और उसके अंगरक्षक शाबान को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, किंतु दोनों बदरुद्दीन की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे, इसीलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। अजब की दादी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे हाथ की बनाई हुई मलाई भी तुम नहीं खा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार की स्वादिष्ट मलाई केवल मैं और मेरा पुत्र बदरुद्दीन ही बना सकते हैं, और उसे भी मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। अजब ने कहा, दादी जी मेरा अपराध क्षमा करे तो बताओ कि इस नगर में एक हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि क्या कहूँ, आपकी मलाई उतनी अच्छी नहीं होगी। दादी यह सुनकर अजब के अंगरक्षक शाबान पर बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, क्यों निकम्मे, तू मेरे बच्चे की कैसी सुरक्षा करता है कि वह भिखमंगों की तरह हलवाइयों की दुकान पर बैठकर खाया पिया करता है। शाबान ने कहा कि हम लोग थक गए थे, इसीलिए हलवाई की दुकान पर सुस्ताने को बैठे थे, किंतु हमने मलाई वगैरह नहीं खाई। किंतु अजब ने कहा कि यह झूठ कहता है, हलवाई की दुकान पर हम दोनों ने मलाई खाई थी। अजब की दादी को यह सुनकर बहुत क्रोध हुआ। उसी समय उठकर अजब के नाना के डेरे में पहुंची और उसे सारा हाल बताया। शमसुद्दीन अपनी भावज की बातें सुनकर उसके साथ उसके डेरे में पहुंचा और शाबान को डांट कर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दोनों ने हलवाई के यहाँ मलाई खाई थी।
शाबान ने फिर इनकार किया, किंतु अजब ने कहा कि यह बात सच है। हम दोनों ने हलवाई की दुकान पर मलाई भी खाई थी और बाद में शरबत भी पिया था। मंत्री ने शाबान से कहा, देख अजब क्या कहता है, क्या तुम दोनों ने हलवाई के यहाँ कुछ खाया पिया नहीं? शाबान ने फिर इनकार किया और झूठी कसम भी खा ली कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। अब मंत्री ने शाबान को पीटना शुरू किया। काफ़ी ठुकाई हो चुकने के बाद उसने स्वीकार किया कि अजब की बात सच्ची है और हलवाई की मलाई इस मलाई से अधिक स्वादिष्ट थी। अजब की दादी यह सुनकर भी बिगड़ी। उसने शाबान से कहा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कोई हलवाई मुझसे अच्छी मलाई बना सकता है? और अगर अब भी तू यह कहता है तो हलवाई की दुकान पर जाकर थोड़ी सी मलाई ले आ, मैं भी तो देखूं कि वो मलाई कैसी है। शाबान बदरुद्दीन की दुकान पर गया और कुछ पैसे देकर बोला कि एक प्याले में मलाई दे दो, मेरी मालकिन तुम्हारी मलाई खाना चाहती है। बदरुद्दीन ने मलाई देकर कहा, ऐसी मलाई तुम्हें दुनिया भर में कहीं और न मिलेगी, केवल मैं और मेरी माँ ही इस तरह की मलाई बना सकते हैं। शाबान ने मलाई लाकर एक अजब की दादी को दे दी। उसने उसे खाया तो भावातिरेक में मूर्छित हो गई। शमसुद्दीन मोहम्मद को उसकी दशा देखकर चिंता हुई। उसने अपनी भावज के मुंह पर गुलाब जल छिड़कवाया तथा अन्य उपचार किए, जिससे वो होश में आ गई। फिर उसने कहा कि यह मलाई बदरुद्दीन ही ने बनाई है। शमसुद्दीन मोहम्मद को भी विश्वास हो गया था कि यह बात ठीक है, किंतु प्रकटता उसने कहा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे बेटे के अलावा दुनिया में और कोई आदमी ऐसी मलाई न बना सके? उसकी भावज ने कहा, मैं पूरे विश्वास और जानकारी से कहती हूँ कि बदरुद्दीन के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। शमसुद्दीन मोहम्मद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं बहाने से उस हलवाई को यहाँ बुलवाता हूँ। तुम और तुम्हारी बहू उसे छुप कर देखे। अगर तुम लोग उसे पहचान लो कि बदरुद्दीन वही है तो हम लोग उसे अपने साथ काहिरा ले चलेंगे। मैंने तो उसे कभी देखा नहीं, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता। तुम लोग ही उसे पहचानो। यह कहकर उसने अपने डेरे में जाकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बदरुद्दीन की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ फोड़ देना और उसे बांध कर ले आना, लेकिन खबरदार उसे मारना पीटना बिल्कुल नहीं और न और किसी तरह दुख देना। सेवकों को यह आदेश देकर शमसुद्दीन स्वयं बादशाह की सेवा में पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दामाद मिल गया है और उसे काहिरा ले जाने की मुझे अनुमति दे। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक यह अनुमति दे दी। शमसुद्दीन ने यह भी कहा कि किसी कारणवश मैं अभी असलियत बता नहीं सकता और उसे जोर ज़बरदस्ती का नाटक करके ले जाना चाहता हूँ। आप अपने कोतवाल और सिपाहियों को आदेश करें कि वे मेरे सिपाहियों की इस मामले में रोक टोक न करें। बादशाह ने यह भी स्वीकार कर लिया। शमसुद्दीन के सिपाही बदरुद्दीन की दुकान पर गए और उन्होंने उसके सारे बर्तन भांडे तोड़ फोड़ डाले और रस्सी के बजाय पगड़ी से उसे बांध दिया। उसने दुखी होकर पूछा कि मेरा क्या अपराध है? तो सिपाहियों ने पूछा कि मंत्री के डेरे में भेजी गई मलाई तुम्ही ने बनाई थी। उसकी स्वीकारोक्ति पर उन्होंने बगैर कुछ कहे सुने उसको दुकान से बाहर घसीट लिया। नगर निवासियों को इससे दुख हुआ। उन्होंने मंत्री के सिपाहियों को रोकना चाहा और शहर के सिपाहियों से सहायता चाही, किंतु कोई लाभ न हुआ। दोनों ओर के सिपाहियों को अपने अपने हाकिमों के आदेश थे। शमसुद्दीन के सामने बदरुद्दीन को लाया गया तो उसने रो कर पूछा कि मालिक, मैंने आपका क्या अपराध किया? शमसुद्दीन ने कहा कि क्या तुम्ही ने मेरे सेवक के हाथ मलाई बेची थी? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ। मंत्री बोला, तुम्हारा यही कसूर है, तुमने ऐसी वाहियात मलाई मेरे लिए भेजी, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। बदरुद्दीन ने हैरान होकर कहा कि खराब बेचने पर फांसी दी जाती है। मंत्री बोला, हमारे यहाँ यही नियम है। उधर पर्दे के पीछे से बदरुद्दीन की माँ और पत्नी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गई। उन्होंने चाहा कि जाकर उससे लिपट जाए, किंतु उनसे शमसुद्दीन ने पहले ही कह रखा था कि जब तक मैं न कहूँ उसके पास न जाना। दूसरे दिन शमसुद्दीन सब लोगों को लेकर मिस्र की ओर चल पड़ा। बदरुद्दीन को उसने एक संदूक में बंद करके एक ऊंट पर लाद दिया। दिन भर उसे संदूक में रखकर चलता और रात को पड़ाव करने पर संदूक से बाहर निकाल देता। इसी तरह जब चलते चलते काहिरा के पास पहुंचा तो पड़ाव डालकर मंत्री ने एक बढ़ई से कहा कि एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए एक लकड़ी की टिकटी बनाओ। बदरुद्दीन ने यह देखकर पूछा कि किसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा? मंत्री ने कहा कि कल मैं नगर में प्रवेश करूंगा और मुझे इसी टिकटी से बांधकर पूरे नगर में फिराऊंगा
और तेरे आगे एक आदमी यह मुनादी करता जाएगा कि इस आदमी को इसीलिए फांसी दी जाएगी कि इसने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बदरुद्दीन यह सुनकर विलाप करने लगा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस कसूर पर मारा जाऊंगा कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। यह कहकर रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि खलीफा हारून रशीद यद्यपि गंभीर प्रकृति का था, तथापि अपने मंत्री से इतनी कहानी सुनकर ठट्ठा मारकर हंसने लगा। बदरुद्दीन ने कहा, हे परमात्मा, यह कैसा न्याय है? कहीं ऐसा भी होता है कि केवल इतने से अपराध पर कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी, किसी हलवाई की दुकान लूट ली जाए, उसे बांध कर लाया जाए और फिर उसे फांसी दे दी जाए? यह बात तो सरासर इस्लामी व्यवस्था के विरुद्ध है। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने मलाई बनाने का धंधा किया, कि इस परेशानी में पड़ा। सारे शहर में बदनाम होकर फांसी चढ़ने से बड़ी बदनामी की बात क्या हो सकती है? हे भगवान, मैं अभागा पैदा होते ही क्यों न मर गया। अब भी इच्छा है कि मुझे यूं ही मौत आ जाए, बदनामी से बचूंगा। बदरुद्दीन यही कहकर रोता चिल्लाता रहा, किंतु मंत्री ने कुछ ध्यान न दिया। कुछ ही देर में मंत्री के सामने फांसी की टिकटी पेश की गई, जिसके ऊपर लोहे की सलाख लगी हुई थी। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो बहुत घबराया और चिल्लाने लगा, मैंने न किसी की चोरी की, न किसी धार्मिक आदेश का उल्लंघन किया, न किसी की हत्या की, फिर भी मुझे सिर्फ इतनी सी बात पर प्राण दंड मिल रहा है कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। मंत्री शमसुद्दीन ने उससे कहा कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कल तो मैं तुझे नगर में ले जाकर फांसी पर चढ़ाऊंगा ही। यह कहकर उसने बदरुद्दीन को दोबारा संदूक में बंद करवा दिया। सुबह उसने उसे ऊंट पर लदवाया और स्वयं अपनी सवारी पर बैठकर समारोह पूर्वक अपनी राजधानी में प्रवेश किया। अपने महल में पहुंचकर उसने आज्ञा दी कि इस संदूक को उतार कर रखो, किंतु इसे खोलना नहीं। सारा असबाब घर पर रख दिया गया तो शमसुद्दीन ने अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर उससे कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है। अब तुम अपने कमरे को ठीक वैसे ही सजाओ जैसे वह तुम्हारे विवाह की रात को सजाया गया था। हर चीज ठीक उसी जगह पर होनी चाहिए जैसे उस समय थी। मंत्री की पुत्री ने अपने पिता के आदेशानुसार काम किया और कमरे को बिल्कुल उसी तरह सजा दिया जैसे कि वह विवाह की रात को सजाया गया था। जहाँ उसे कोई बात भूल गई, उसने अपने पिता से पूछ ली। ठीक उसी तरह तक बिछाया गया और सारी मोमबत्तियां भी ठीक उसी तरह रखी गई। पूरा कमरा बिल्कुल आसपास के कमरे भी ठीक वैसे ही दिखने लगे जैसे शादी की रात को दिखते थे। शमसुद्दीन मोहम्मद ने स्वयं वहां आकर बदरुद्दीन के कपड़े और रुपयों की थैली ठीक वही रखी जहां से उसने उठाई थी। फिर उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम उसी रात की तरह सोने के कपड़े पहनो और पति के आने पर इस तरह का भाव प्रकट न करना जैसे उससे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। ऐसा बर्ताव करना जैसे वह कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ था। कहानी यहाँ तक पहुंची तो सवेरा हो गया और मलिका शहजाद चुप हो रही। बादशाह को कहानी का अंत सुनने की इतनी उत्कंठा थी कि अगली रात को उसे ठीक तरह नींद भी नहीं आई। अगली रात का अंतिम पहर में मलिका शहजाद ने नियमानुसार कहानी प्रारंभ की। उसने कहा कि मंत्री शमसुद्दीन ने आज्ञा दी कि उस भवन में 2 या 3 दासियां ही रहे। जब एक पहर रात बीती तो मंत्री ने बदरुद्दीन को संदूक में बंद उस भवन के समीप भिजवाया। सेवकों ने वहां उसे संदूक से निकाला तो वह लगभग अचेत था। उन्होंने जल्दी से उसे रात्रिकालीन वस्त्र, मिर्जई आदि पहना दिए। फिर उसे मकान के अंदर छोड़कर उन्होंने बाहर से दरवाजा की कुंडी लगा दी। कुछ देर में बदरुद्दीन को हाथ पांव फैलने से चेत हुआ तो उसने अपने को विवाह के लिए सजे हुए कमरे में पाया। उसे याद आया कि यह उसकी सुहागरात वाला कक्ष है। पास वाले कमरे को देखकर भी उसने पहचाना कि यही उस कुबड़े गुलाम के पास में बैठा था। उसका ताज्जुब और बढ़ा। 2 क्षणों के बाद उसने देखा कि उसके विवाह के वस्त्र और थैली उसी तरह वहां रखी है जैसी सुहागरात को रखी थी। आश्चर्य के मारे उसका सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि समझ में नहीं आता कि मैं जाग रहा हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। इतने ही में उसकी पत्नी ने मसहरी में सिर उठाकर कहा, प्रियतम, तुम द्वार पर क्यों खड़े हो? यहाँ पलंग पर आकर आराम करो। तुम दिन भर कहाँ रहे? आज सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने तुम्हें पलंग पर नहीं देखा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी तुम न आए तो मैं दिन भर बहुत दुखी रही। खैर, अब तुम मेरे पास आ जाओ। बदरुद्दीन को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ।
वह आश्चर्य और उसके बाद पैदा हुए उल्लास के कारण यह भी भूल गया कि मंत्री ने उसे कैद किया था और मृत्युदंड दिया था। उसका चेहरा चमकने लगा और निराशा की काली छाया उसके चेहरे से हट गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब भी वैसी सुंदर और मनोहारिणी है जैसी विवाह की रात थी। कमरे के अंदर जाकर उसने प्रत्येक वस्तु को फिर अच्छी तरह देखा और उसे मालूम हुआ कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही है जैसी 10 बरस पहले विवाह की रात को थी। चौकी पर उसके वस्त्र और द्रव्य की थैली भी जैसी की तैसी थी। वह उच्च स्वर में कहने लगा, हे भगवान, यह क्या लीला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। उसकी पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हो? क्या खड़े खड़े अजीब बातें कर रहे हो? बदरुद्दीन ने कहा, सच बताओ, तुम कब से मुझसे अलग हो? उसने कहा, आज सुबह ही तो तुम उठकर गए थे। बदरुद्दीन बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात बिताई जरूर थी, किंतु इस बात को हुए 10 बरस हो गए। इस सारे समय मैं दमिश्क में रहा। मेरी अक्ल चक्कर खा रही है कि अपने विवाह का समय कौन सा मानूं, वर्तमान समय या 10 बरस पहले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि मैं 10 बरस तुमसे अलग रहने का स्वप्न समझूं या इस समय तुमसे होने वाली बातचीत को। उसकी पत्नी ने कहा, तुम कैसी पागलों की सी बातें करते हो? स्पष्ट बताओ कि यह दमिश्क बीच में कहाँ से आ गया? बदरुद्दीन ने हंसकर कहा, मालूम नहीं मैं पागल था या अब हूँ। बस 10 बरस पहले मैं यही शयनकालीन वस्त्र पहने दमिश्क के मस्जिद के द्वार पर पड़ा था। वहाँ के निवासी मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वहाँ से उठकर भागा और एक हलवाई की दुकान में जा छुपा। उसने मुझे गोद लिया और अपना धंधा सिखाया। जब वह मरा तो सारी संपत्ति मुझे दे गया। मैं 10 बरस तक उसी दुकान पर हलवाई का व्यवसाय करता रहा। एक दिन कहीं का मंत्री दमिश्क में आया। उसका लड़का बड़ा भोला भाला और सुंदर था। उसे देखकर मेरे हृदय में बहुत प्यार उमड़ा। एक दिन वह अपने नौकर के साथ मेरी दुकान पर आया और वहाँ बैठकर मलाई खाई। तब वह वापस अपने डेरे में गया तो उसके पिता ने मेरी दुकान से मलाई मंगवाई। इसके बाद मुझे पकड़वा बुलाया और यह कहकर कि तूने बगैर काली मिर्च की मलाई क्यों बनाई, मेरी दुकान लुटवा दी और मुझे संदूक में बंद ऊँट पर रखवाकर अपने देश को लाया। फिर कल रात को उसने फांसी की टिकटी बनवाई और आज के लिए कहा कि तुझे नगर घुमाने के बाद फांसी दी जाएगी। मैं ये सुनकर भय से अचेत हो गया। जब होश आया तो देखा तुम्हारे पास मौजूद हूँ। उसकी पत्नी यह सुनकर हंसने लगी और मजाक में बोली, यह तो नहीं हो सकता कि इतनी सी बात पर किसी को फांसी दे दी जाए। तुमने कोई बड़ा अपराध किया होगा। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी थी। अब यह अजीब सी बहस चल पड़ी। उसकी पत्नी हंस हंस कर कहती जाती थी कि तुमने ज़रूर कोई बड़ा अपराध किया होगा और बेचारा बदरुद्दीन बार बार सफाई दिए जाता था कि मेरा अपराध बगैर काली मिर्च वाले मलाई भेजने के अलावा कुछ नहीं था। और इतनी ही बात पर मंत्री ने मुझे फांसी चढ़ाने के लिए टिकटी बनवा ली और जिसके ऊपर मुझे लटकाने के लिए लोहे की मजबूत सलाख लगाई गई थी। बादशाह शहरयार यहाँ तक कहानी सुनकर हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा, मंत्री शमसुद्दीन ने अपने दामाद के साथ अच्छा मजाक किया और आश्चर्य है कि उसकी भावज ने भी बेटे के इस तरह तंग किए जाने पर कुछ न कहा। खैर, कल कहानी पूरी होगी तो आशा है उसका अंत अच्छा होगा। दूसरी रात के अंतिम पहर मलिका शहजाद ने कहानी फिर शुरू की। उसने कहा कि रात भर बदरुद्दीन इसी चक्कर में रहा कि मैं अपनी पत्नी के पास वास्तव में हूँ या सपना देख रहा हूँ। वह बार बार पलंग से उठता और घूम घूम कर भवन को देखता। उसे हर चीज़ वैसी ही दिखाई देती जैसी विवाह की रात को थी। उधर पिछले 10 बरसों की घटनाओं की अनदेखी भी वह नहीं कर पाता था। सारी रात उसने उसी उधेड़-बुन में काटी। सुबह हुई तो शमसुद्दीन ने बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर आकर ताली बजाई। उसकी बेटी ने द्वार खोला तो शमसुद्दीन ने अंदर जाकर स्वयं अपनी ओर से बदरुद्दीन को प्रणाम किया। बदरुद्दीन ने कहा, आपने तो मुझे फांसी देने का प्रबंध किया था। उसके विचार से मैं अब तक काँप रहा हूँ। और मेरा अपराध क्या था? सिर्फ यह कि मैं मलाई में काली मिर्च नहीं डाली थी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे भतीजे हो और मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ किया था। बादशाह के हुक्म से उसका विवाह कुबड़े गुलाम से होने वाला था। ये कहकर उसने नूरुद्दीन का लिखा हुआ वृत्तांत उसे दिखाया और कहा, तुम्हारी खोज में ही मैं बसरा, दमिश्क और न जाने कौन कौन सी जगह जगह मारा मारा फिरता रहा।
मैंने तुम पर प्रकट में जो अन्याय किया और उसे भूल जाओ। मैं सिर्फ यह चाहता था कि बगैर झंझट के दमिश्क से तुम्हें यहाँ लाऊं। साथ ही यह ख्याल था कि अगर तुम्हारी भेंट अचानक तुम्हारी माँ और पत्नी से हो जाए तो कहीं तुम आनंदातरी में मर न जाओ। यह कहकर उसने दामाद को सीने से लगा लिया। बदरुद्दीन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने रात के कपड़े उतार कर दिन के कपड़े पहने। फिर उसने अपनी माँ से भेंट की। इस अवसर पर सारे परिवार में आनंद की कैसी लहर आई उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही और बताती रही कि तेरे लापता होने पर यह 10 बरस कितने कष्ट से कटे। इतने ही में अजब और उसके नाना ने असलियत बता दी थी। अपने बाप से आकर लिपट गया। बदरुद्दीन ने कहा, अरे तूने ही तो मेरे यहाँ मलाई खाई थी। यह कहकर उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। शमसुद्दीन ने दामाद को बादशाह के सामने पेश किया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने इस वृत्तांत को लिखने का आदेश दिया और बदरुद्दीन को भी सम्मानित किया। हारून रशीद से उसकी मंत्री जाफ़र ने यह कहानी सुनाकर कहा कि आप भी उदारता दिखाए और मेरे गुलाम रेहान का अपराध क्षमा कर दे। हारून रशीद ने ऐसा ही किया और उस आदमी को जिसने भ्रमवश अपनी पत्नी को मार डाला था अपनी एक दासी दे दी कि विवाह कर ले और सुखपूर्वक रहे। यह कहानी पूरी करके मलिका शहरजाद ने कहा, स्वामी अब सवेरा हो गया। अगर आज मुझे प्राणदान मिले तो मैं और एक अच्छी कहानी सुनाऊं। बादशाह चुपचाप दरबार को चला गया, किंतु कहानी के लालच में उसने शहरजाद के वध का आदेश मुलतवी रखा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शहरजाद ने अगली कहानी कौन सी सुनाई तो हमारी आने वाली अलिफ लैला की कहानी सुनिए। और अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।